इल्जाम लगा रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान भी 1-to-1 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात कर चुके हैं। शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए और अस्करी क़यादत को चाहिए कि वो इसका नोटिस ले। मैं हर शहर में एक लीडर को एक्सपोज करूंगा। ये उस वक्त नेगोशिएशन करेंगे जब नेगोशिएशन के लिए कोई बाकी बचेगा नहीं। नैब अब बदले का हथियार। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, सियासी क़यादत की अस्करी क़यादत के साथ होने वाली खुफिया मुलाकातों का चर्चा ज़ुबान ज़द आम है। और नाजरीन, आज मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट करके पहले तो इस बात की तस्दीक कर दी कि खुफिया मुलाकातें हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ मियाँ साहब ने अपने पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान पर इनफरादी, ज़ाती या पार्टी की सतह पर किसी भी किस्म की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है कि वो अस्करी क़यादत के साथ या फिर एजेंसीज के नुमाइंदों के साथ आइंदा के लिए किसी किस्म की मुलाकातें नहीं करेंगे। और अगर करेंगे भी, कौमी मुफाद में अगर कोई मुलाकात करनी पड़ भी जाए तो वो एलानिया होगी, खुफिया नहीं रखी जाएगी। तो ये तो मियाँ साहब का ट्वीट आज आ गया बड़ा वाज़े, इस पर हम तफसील से आज बात करेंगे। और नाजरीन, दूसरी तरफ शेख रशीद अहमद साहब, उनकी तरफ से इंकशाफात का सिलसिला जारी है। आज उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मौलाना फजल रहमान साहब हो या बिलावल भुट्टो जरदारी, सब ही रात की तारीकी में खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। ये बड़ा इल्ज़ाम है उनका। तो अब क्या इसकी पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई वजाहत इस पर आएगी? चूंकि मौलाना साहब की तो पहले भी खबरें आ चुकी हैं कि वो खुफिया मुलाकातें की हैं उन्होंने 1-on-1 आर्मी चीफ के साथ। वो गए, खुद अपनी फरमाइश पे गए, बुलाया नहीं गया था, खुद गए रिक्वेस्ट करके। नाजरीन, अब ये सारी सूरत हाल तो है, अपोजिशन के लिए एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है, लेकिन साथ ही साथ दो और बड़े चैलेंजेस अपोजिशन के लिए सामने आ रहे हैं। पहला चैलेंज तो यह है कि अपोजिशन की एपीसी में जो उनका एक्शन प्लान था, वो उसमें जो उन्होंने इस्तीफे देने के वाले से कहा था कि हम आखिरी मरहले में इस्लामाबाद आके जनवरी में इस्तीफे देंगे, तो हुकूमत की तरफ से आज शेख साहब की तरफ से ही ये चैलेंज आ गया है कि आप इस्तीफे दे दें, हम वहाँ नए इंतखाबात करवा देंगे, नए कैंडिडेट आ जाएंगे। यानी इस्तीफों को गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बहरान या चैलेंज के तौर पे नहीं ले रही, बल्कि बड़ा लाइटली ले रही है अब तक। तो क्या ये इस्तीफे आ सकेंगे? और नाज़रीन, कानून साजी का मामला है। इसी एपीसी के अंदर जो करारदाद थी, उस करारदाद के अंदर जो करारदाद नंबर 13 थी, जो शिक नंबर 13 थी, वो ये थी कि पार्लियामेंट के अंदर इसे पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प पार्लियामेंट कहा गया और कहा गया कि इसके अंदर हम किसी किस्म की अब ताउन जो है वो नहीं करेंगे पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन नाज़रीन, और वो नैब जिसे बुरा कहा जाता है दिन रात, आज भी 3-4 तकरीरें हुई नैब के बारे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ नैब को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन उसी नैब पे जो खबरें सामने आई हैं कि गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में जब नैब के हवाले से तरमीमी बिल सामने आया, ज़ेर बहस आया, तो उस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से यह कह दिया गया कि एज इट इज़ इस बिल को अपोजिशन मंजूर करवाएगी। एक नैब पे इख्तलाफ, साथ ही मंजूरी, और दूसरा फिर ना तावन करने की बातें और दावे, और फिर मंजूरी की बातें करना। ये अपोजिशन के लिए बड़े चैलेंजेस बनते जा रहे हैं। ये जो वादे किए, जो दावे किए एपीसी के अंदर, वो उन पर कैसे पूरा उतरेंगे? ये तमाम मौजूद आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही है परवशा खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, और हुमायूं अख्तर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, सबसे पहले शुरुआत करते हैं खुफिया मुलाकातों की और उन पर आने वाली तस्दीक पे के हवाले से, और मैं बाद में आऊँगा शेख साहब की तरफ। पहले मियाँ साहब की बात कर लेते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आपसे कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है। अब इस ट्वीट से मुतल्लिक भी हो रहा है कि ये ट्वीट शायद लाहौर से हो रहे हैं, लंदन से नहीं हो रहे। बहरहाल ये एक अलग बहस है, इस पर फिर किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। उन्होंने कहा कि हालिया वाक़यात से एक बार फिर साबित होता है कि किस तरह बाज़ मुलाकातें 7 पर्दों में छुपी रहती हैं और किस तरह बाज़ की तशहीर करके मर्जी के मानी पहनाए जाते हैं। ये खेल अब बंद होना चाहिए। खुद मिलते हैं, साथ खेल बंद होने की बातें भी करते हैं। आज मैं अपनी जमात को हिदायत जारी कर रहा हूँ कि आईने पाकिस्तान के तकाज़ों और ख़ुद मुसल्लह अफ़वाज को अपने हल्फ की पासदारी याद कराने के लिए आइंदा हमारी जमात का कोई रुकन इनफरादी, जमाती या ज़ाती सतह पर अस्करी और मुतल्लिका एजेंसियों के नुमाइंदों से मुलाकात नहीं करेगा। कौमी दिफा और आइनी तकाज़ों के लिए ज़रूरी हुआ तो जमाती क़यादत की मंजूरी के साथ, यानी ऑप्शन खुला भी रखा कि जमाती क़यादत की मंजूरी के साथ हर मुलाकात एलानिया होगी और इसे खुफिया नहीं रखा जाएगा। तो नाज़रीन, इसमें एक तो मियाँ साहब का एतराफ़ है कि 7 पर्दों में खुफिया मुलाकातें की जाती रही हैं, लेकिन साथ ही साथ पार्टी रहनुमाओं पर पाबंदी भी लगा दी गई। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, एक तो मियाँ साहब ने चले सारी कंफ्यूजन दूर कर दी, तस्दीक तो कर दी खुफिया मुलाकातों की।
अब कुछ और मुलाकातों के चर्चे भी आ रहे हैं कि कुछ और मुलाकातें भी हैं जिन्हें अभी पर्दे में रखा गया है, वो भी सामने आ सकती हैं। तो क्या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या कोई ट्वीट के अंदर खुद ही इन मुलाकातों से आप पर्दा पार्टी खुद उठाएगी, या फिर इंतजार करेंगे कि किसी और की तरफ से ये पर्दा उठा दिया जाए, कल को फिर पार्टी के लिए एक और परेशानी बने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब। देखिए, आज एक बात जो अभी आपने ट्वीट का जिक्र किया उसमें डिटरमिन हो गया कि अगर कोई मुलाकात किसी भी इशू का होनी है, कोई सिक्योरिटी का इशू है, कोई बाकी इशू है, तो वो इसके बनस्बत में कोई खुफिया हो, सामने हो, और ये बहुत अच्छी बात है। और मुलाकातें अगर किसी ने करनी है तो पार्टी पे बता के जाए, या पार्टी से इजाजत लेके जाए, या बताए कि इस इशू पे हम मिलने जा रहे हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात है और इसको जरूर है इसी तरह तराजर में देखना चाहिए। बाकी मैं सच्ची बात है कि ना किसी खुफिया मुलाकात को जानता हूँ, ना मैं कोई वाकिफ हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि कोई और किसी की खुफिया मुलाकातें हैं या कोई ऐसा ट्वीट आएगा। अगर कोई खुफिया मुलाकात और सामने आ गई है तो फिर आपके साथ जरूर बात करेंगे, लेकिन मैं किसी ऐसी खुफिया मुलाकात से बिल्कुल किसी तौर पर भी वाकिफ नहीं। सर, मामला यह है कि मोहम्मद जुबैर साहब ने जो 2 खुफिया मुलाकातें की हैं अगस्त के आखिरी हफ्ते में और सितंबर में, वो मुलाकातें तो कल डीजी ISPR की तरफ से उनकी तस्दीक आई कि ये 2 मुलाकातें हुई हैं, और ये मुलाकातें जो है ये खुफिया नहीं थी, यानी कि पार्टी के अंदर खुफिया नहीं थी। मरियम नवाज साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब दोनों को बता के ये मुलाकातें हुई हैं। जो आप कह रहे हैं कि आइंदा उन्हें बताए बगैर नहीं होगी, ये मुलाकात भी बता के हुई थी। हमारे नॉलेज में नहीं थी जी, हमें तो कल से पहले बिल्कुल नहीं पता था। और मियां साहब की ये ट्वीट तो तस्दीक कर रही है इस बात की कि बिल्कुल मुलाकात हुई है, वो तो तस्दीक कर रहे हैं कि हुई है मुलाकात। ये वो तो नहीं, उन्होंने किसी एक मुलाकात का मैंने नहीं समझा कि इशारा किया, ये कहा होगी ये मुलाकात जरूर हुई है। ये उन्होंने कहा कि पिछले दिनों से कई मुलाकातें चल रही हैं और कुछ सिक्योरिटी के इशू थे, पहले ये मुलाकातें होती रही हैं, कोई पार्लियामान के अंदर होती रही हैं, कोई बाहर होती रही हैं। वाजी साहब, 7 पर्दों में कौन सी मुलाकातें होती है सर? ये 7 पर्दों में कौन सी मुलाकातें होती है जिन्हें खुफिया रखा जाता है? वो पार्लियामेंट के अंदर। मैं ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर कोई मुलाकात ऐसी हुई है जिसका हमें कम से कम, मैं अपने हाथ तक कह सकता हूँ कि मेरे नॉलेज में इसका कल तक किसी चीज का ऐसा नॉलेज नहीं था। हाँ, आपने सवाल पूछा कि आइंदा कोई मुलाकातें होंगी या कि कोई खुफिया मुलाकातें ऐसी हैं जिनका आइंदा पर्दा उठाया जाएगा, तो मैंने कहा अगर वो वक्त आया, वाकई को मुलाकात किसी की एस्टेब्लिश हुई, तो फिर उस पर जरूर गुफ्तगू करेंगे। तो ये आपके लिए तशवीश का बायस नहीं है कि पार्टी कायद जो है वो आपको इनकलाबी बनने का कहते हैं, वो आपको कहते हैं कि निकले बाहर और ये हमारी जंग इमरान खान से नहीं किसी और के साथ है, और खुद जाके मुलाकातें करते हैं, आपको पार्टी को एतमाद में भी नहीं लिया जाता? आपके लिए तो ये तशवीश का बायस होना चाहिए सर। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि आज जब एक क्लियर इंस्ट्रक्शन आ गई है, शायद ये पहले क्लियर इंस्ट्रक्शन अगर होती जिसमें भी पाबंदी लगाई जा सकती थी। अगर किसी ने इसकी वायलेशन की है तो पार्टी के अंदर एक मैकेनिज्म है, वो पार्टी जरूर पूछ सकती है, लेकिन आज क्लैरिटी से ये बात आ गई है सबके सामने। और आप नहीं पूछेंगे पार्टी क़यादत से? आप नहीं पूछेंगे पार्टी क़यादत से कि ये मुलाकातें होती रही, खुफिया आपके नॉलेज में होती रही, हमें एतमाद में नहीं लिया गया इन मुलाकातों पे? कुछ और बयानियां दिया जाता रहा, अंदर खाना कुछ और चलता रहा। पार्टी के प्लेटफॉर्म में जब पार्टी मीटिंग होती है या कोई पार्लिमानी मीटिंग होगी, उसमें जरूर डिस्कशन होगी, लेकिन चूंकि ये मीडिया में ऐसी बात नहीं की जा सकती। पार्टी के फोरम पे जरूर ऐसी बातें होती हैं, लोग सवाल पूछते हैं, फिर वो जवाब जरूर मिलेगा कि इन मुलाकातों का क्या पस मंजर था, क्यों हुई है, तो वो पार्टी मीटिंग हुई है तो उसमें जरूर बात होगी। चले शॉर्टली आप शहबाज शरीफ साहब से, पार्टी सदर से, या मियां साहब से, या मरीम नवाज साहबा से ये मुतालबा अगली किसी मुलाकात के अंदर, पार्टी मीटिंग के अंदर करेंगे कि ऐसी और जो खुफिया मुलाकातें हैं वो भी सामने लाई जाएं, पार्टी को एतमाद में ली जाए, एटलीस्ट जो पार्लिमानी पार्टी है उसे तो एतमाद में लिया जाए? देखिए, मैंने कहा कि ये हर किस्म की डिस्कशन की जा सकती है, और ये बिल्कुल ऐसी बात, अगर कोई ऐसी मुलाकात बाकी रह गई है जिसका नहीं पता, तो जरूर पूछा जा सकता है कि जी मुलाकात के पास मंजर क्या था, क्यों हुई है, तो ये बात की जा सकती है अगली मीटिंग में। ठीक है, बहरहाल ये आपको मुलाकातें खुद पब्लिक कर देनी चाहिए, ये ना हो कि किसी और जगह से जाके पब्लिक हो तो फिर ये पार्टी के लिए ज़रा परेशानी का और शर्मिंदगी का बायस बनता है। अच्छा, इस पर अब जो आज शेख रशीद साहब ने कुछ दीगर मुलाकातों की बात भी की है नाजरीन, और उन्होंने आज मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुतल्लिक इंकशाफ किया है कि उनकी भी खुफिया मुलाकातें हुई हैं, लेकिन साथ बिलावल भुट्टो जरदारी से मुतल्लिक भी उन्होंने इंकशाफ किया। जरा सुन ले जी मुलाकातों के बारे में शेख साहब ने आज क्या कहा। मैं चैलेंज करता हूं आज फैसलाबाद में कि मौलाना फजलुर रहमान से लेके बिलावल तक सब तन्हाई में मिलते हैं, और आज मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूं कि मौलाना फजलुर रहमान भी 1-to-1 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा से मुलाकात कर चुके हैं। एक दफा इनकार करे, मैं डेट और जगह बताऊंगा, लाहौर हफ्ते के दिन। मैं हर शहर में एक लीडर को एक्सपोज करूंगा। पलवशा खान साहब, आपकी पार्टी की तरफ से भी कोई तफसीलात सामने आएंगी आने वाले दिनों में? चूंकि आज शेख साहब ने नाम ले लिया है बिलावल भुट्टो जरदारी का भी, कि बिलावल भुट्टो जरदारी से मौलाना साहब तक सब ही रात की तारीकी में खुफिया मुलाकातें करते हैं।
तो किसी के मुझे बताइए तो रात की तारीकी में रॉ के चीफ से मिल रहे हैं, कोई इंडिया के किसी फौज के चीफ से मिल रहे हैं, क्या बातें, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। अब्बासी साहब को भी आप ग्रिल कर रहे हैं, यानी कि हम क्या पाकिस्तान में नहीं रहते, या हम पाकिस्तान की हम जो हालात हैं और वाकयात हैं उनसे बेबहर हैं? कौन सा उसका वक्त है कि लोग नहीं मिले होंगे? और बिल्कुल इसमें मुझे तो अगर हमारी कोई मुलाकात सामने आती है तो बेशक 100 दफा आए, हमने तो नहीं कहा। और ऐसे ये कौन सा मुल्क है पाकिस्तान जिसमें कि कहीं कोई कभी मिला ही नहीं अस्करी क़यादत से? मुझे तो हैरत है कि शेख रशीद अहमद को किसने इस एजेंडा पे छोड़ा हुआ है जो वो कल से कर रहे हैं। आप समर एक मतलब यू आर रीजनेबल जर्नलिस्ट, आप खुद बताइए कि आपको समझ नहीं आ रहा कि कल से शेख रशीद साहब क्या कर रहे हैं? यानी कि वो इन खुफिया मुलाकातों पे मैं बाद में आती हूँ, वो मुलाकात जो तमाम पार्लिमानी लीडर्स की हुई थी एक हसास मसले पर जिसका ताल्लुक कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान पर, जहां सब थे एक हॉल में, उसको इस तरह, और जिसके उसका मकसद ये था कि उसकी कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी, उसको खुफिया रखना था। उस मुलाकात से मैं बाद में आता हूं परवशा खान साहब, ये जो खुफिया मुलाकातें हैं, 1-to-1 मुलाकातें, खुफिया मुलाकातें जो रात की तारीकी में होती हैं, बता के नहीं होती, वहां जाके जाती मसाइल जो है वो डिस्कस किए जाते हैं अस्करी क़यादत के साथ में, उन मुलाकातों की बात कर रहा हूँ। आज उन्होंने बिलावल साहब के बारे में बात की है कि वो भी खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। क्या हैसियत है? हु इज ही? मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या उन्होंने कल जो ये अपनी ये मुलाकात डिस्क्लोज की है, इसका बताइए कि इसका किसको फायदा हुआ? भारत को फायदा नहीं हुआ? ये कश्मीर से लिंक्ड नहीं थी ये मुलाकात जो है? इसको इस तरीके से आना चाहिए था मीडिया पे और गली मोहल्लों में ये ज़बान ज़द-ए-आम करना चाहिए था। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि क्या शेख रशीद अहमद पे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट नहीं लगता? क्या शेख रशीद, आप जरा ओथ निकालिए जो है मिनिस्टर्स का, क्या कहता है वो कि ऐसे कोई मामला जो आपके नॉलेज में आए, आपके इल्म में आए, जो आपकी ऑफिशियल कैपेसिटी में, उसको आप इस तरीके से करें, खोलें और मुल्क को नुकसान पहुंचाएं? कौन है शेख रशीद? किसकी तर्जुमानी करे? मैं तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ, आप पूछें। हमने तो आज तक नहीं देखा। तो आप कार्रवाई के लिए शेख साहब के खिलाफ दरखास्त देंगी? उन्होंने ओथ की वायलेशन की है या व्हाटएवर जो आप कह रही हैं? आज शेख रशीद किसी अस्करी इदारे की स्टपनी है? क्या है शेख रशीद? हु इज ही? मैं एक्सपोज करूंगा? क्या एक्सपोज करोगे तुम? इसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, बहुत से मामलात लोगों के इल्म में हैं, तुम क्या करते रहे हो? क्या एक्सपोज करेंगे? जाए बताएं। अच्छा चले, आपके पास एक कानूनी रास्ता है ना, आपके पास एक कानूनी रास्ता है जो आप कह रही थी कि उन्होंने जो ओथ की वायलेशन की है, सर्विसेज जो है, इन्हीं जो सीक्रेट्स हैं वो सामने लेकर आए हैं, उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई आप करेंगे? किसी अदालत पे जाएंगे, किसी कानूनी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे? करनी चाहिए। I would really recommend that. मैं अपनी पार्टी को भी मैं भी बात करूंगी, और मेरे ख्याल में हमको ये पीडीएम के हवाले से भी, ये क्या हो क्या रहा है? कल से ये मुल्क ऑटो पायलट पे, आप बताइए, मुल्क ऑटो पायलट पे चला गया है। अगर कोई नहीं नजर आ रहा तो वजीर आजम नहीं नजर आ रहे, टोटली इररेलेवेंट। कहाँ है वजीर आजम? वहां जिस मुलाकात का जिक्र हो रहा है वहां भी नहीं थे। मुझे बताइए, शाह महमूद साहब जो है वो वहां बैठे हुए, उनकी सरबराही में तो नहीं बैठेंगे ना तमाम पार्लिमानी लीडर? वो अपनी मिनिस्ट्री छोड़ के, कभी कोई क्लिप आती है खवातीन के बाल काट रहे हैं, 5-5 रुपए चंदा पकड़ रहे हैं, कभी क्लिप आती है कि जी वो हमें भाषण दे रहे हैं। भाई आपकी मिनिस्ट्री कोर्ट्स में पहुंची हुई है, आपकी मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेट्स जो है पाकिस्तान की आला तरीन मिनिस्ट्री ऑफिस से एक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, आज वहां इस कदर तबाही जो कि वो कोर्ट में दुहाइयां देते फिर रहे हैं, और शाह साहब हमें लेक्चर दे रहे हैं। रशिया ने हद रिव्यू किया पाकिस्तान को, उस पर कोई जवाब नहीं। शेख साहब से पूछा आपकी मिनिस्ट्री क्या हालात है? चीफ जस्टिस उन्हें कह रहे हैं रिजाइन करें, वो कह रहे हैं मैं आप सबको एक्सपोज करूंगा। भाई यू आर एक्सपोज योरसेल्फ। और ये मैं अपील करती हूँ अस्करी इदारों से कि खुद साख्ता तर्जुमान को जो है इसको रोका जाए। ये बहुत हद तक नुकसान पहुंचा रहा है पाकिस्तान के हसास मामलात को। और वो जो एक कड़ी जुड़ी हुई थी, जहां चूंकि वजीर आजम नहीं आके इंटरेक्ट करते ऑपोजिशन से, तो अस्करी इदारे अपना एक किरदार अदा कर, एक पुल का किरदार अदा करते, आज वो कड़ी शख्स की वजह से टूट गई। हर आदमी अपनी जगह खड़ा है। और आप ये याद रखें कि रशिया के पास ज्यादा असला, आर्सेनल, फौज थी। इम्प्लोजन का यही तरीका है जब कौमों को अंदर से खत्म मुल्कों को किया जाता है। ये मैं बार बार कह रही हूँ कि आप भी पूछिए कि किसका एजेंडा है, किसका तर्जुमान है। ठीक है हुमायूं अख्तर खान साहब, ये जो शेख रशीद साहब वफाकी वजीर होते हुए अहम नौयत के कौमी जो राज हैं, जो मुलाकातें होती हैं, हसास नौयत की कौमी मफाद की मुलाकातें होती हैं, वो आके बाहर पूरी लीक आउट कर देते हैं। इस पर वज़ीर आज़म बिल्कुल खामोश हैं।
और अब ये एतराज़ उठ रहा है अपोजिशन की तरफ से कि क्यों वज़ीर आज़म खामोश है। इस मामले पे सवाल उठ रहा है, क्या वज़ीर आज़म की खामोशी को शेख साहब की इन जो वो इंकशाफात कर रहे हैं उसकी खामोश हिमायत समझा जाए, या फिर खान साहब को आगे बढ़ के रोकना चाहिए, शेख साहब ये मत करें, नुकसानदेह मुल्क के लिए? देखिए, मुलाकातें आज नहीं, कम से कम जब से मैं पढ़ लिख के वापस आया हूँ सियासत में, मैं तो यही मुलाकातें देख रहा हूँ। इसमें बात ये हो रही है कि जो एपीसी हुई और जिसमें जो तकरीर हुई और जो जॉइंट स्टेटमेंट आया जो कि 11 पार्टी ने साइन किया, और उन्होंने कहा कि किसी सूरत में एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते नहीं रखने चाहिए, उनसे कोई मदद नहीं मांगनी चाहिए। उसके चंद दिनों बाद ये स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई। मतलब जुबैर की मुलाकात तो उन्होंने एक्सेप्ट की है। शेख रशीद ने जो सेंसिटिव नौयत की बातें थी उस मुलाकात में, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब भी थे, शहबाज साहब भी थे और बड़े लीडरान थे, उनका कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने ये जरूर जिक्र किया है कि सेंसिटिव नौयत के अलावा क्या क्या बातें हुई हैं जिनका कोई सिक्योरिटी मामलात से ताल्लुक नहीं था। हुआ यह है कि पीएमएलएन को मायूसी हुई है। शहबाज शरीफ साहब तो परवेज मुशर्रफ और उनके नुमाइंदों से भी मिलते थे। शहबाज शरीफ साहब तो जब नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म थे तब भी अस्करी क़यादत से मिलते थे, और वो पंजाब के मामलात पे नहीं। उनकी तो थ्रू आउट मुलाकात रही है, अभी 2018 जुलाई के बाद भी। अब उन्होंने अपना नुमाइंदा बदलने की कोशिश की है, क्योंकि जुबैर ने खुद कहा है कि उनके खानदान के जाती पुराने ताल्लुकात हैं और उनको इस्तेमाल करते हुए वो गए हैं, और वाज़ेह तौर पे वो कोई खाने पे मुलाकात नहीं थी, कर्टसी कॉल, वो एक एजेंडा लेके गए थे। और इसीलिए आईएसपीआर ने कहा कि भाई चंद हफ्ते पहले आप हमारे पास एजेंडा लेके आए हुए थे और जॉइंट स्टेटमेंट्स ये निकाल रहे हैं। आप पीछे चले जाएं, आप 1988 में चले जाएं, आप 1990 में चले जाएं, 1993 में चले जाएं, 97 में, 2008, 2013, 2018, हर पार्टी की तरफ से ये मुलाकातें होती हैं। बवक्त जरूरत वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर देते हैं और बवक्त जरूरत के मुताबिक वो एस्टेब्लिशमेंट के हक में मुलाकात कर देते हैं। ये जो एक स्टेटमेंट्स आजकल निकल रही हैं कि स्टेट अबव ए स्टेट या स्टेट विद इन स्टेट, ये पॉलिटिकल पार्टीज है पाकिस्तान की जिन्होंने इन अस्करी सेंसिटिव इदारों को स्टेट बुलाया हुआ है। वो खुद इनको खींच के लाते हैं अपने इन आईनी और पार्टी के जाती मामलात में। मैं तो उसको इस तरीके से देखता हूं। लेकिन सर ये जो पूछ रहे हैं आपसे, मुस्लिम लीग नून भी पूछ रही है, पीपल्स पार्टी भी पूछ रही है, बाकी लोग भी सवाल कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इस सारे मंजरनामे से गायब हैं। वो क्यों गायब हैं? जानबूझ के एक हिकमत अमली के तहत गायब हैं, या फिर वो उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है सारे मामले के अंदर? इंटरेस्ट होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को लिए जरूरी नहीं होता कि हर इशू पे जो उस दिन की बात हो रही है उस पे एक बयान दे दे। नहीं, ये बड़ा आम मामला है सर, पूरी काबीना है, ये इतना कोई हल्का मामला तो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के बहुत से नुमाइंदे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अगर जरूरत महसूस की तो वो जिस इशू पे दिल चाहे वो अपनी स्टेटमेंट दे देंगे। किसी किस्म का कोई दबाव उन पे नहीं है कि स्टेटमेंट दी जाए ना दी जाए। ठीक है। अच्छा, अब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, अब इस मामले पे मरियम नवाज साहिबा खामोश हैं और इस तरह की भी चहमगोइयाँ चल रही हैं कि अगर वो बोलती हैं तो उनकी भी एक मुलाकात शायद मंजर आम पर आ जाए आने वाले दिनों में। इसलिए मैं आपसे पहले कह रहा था कि खुद ही क्या आपकी पार्टी तमाम मुलाकातें जो हुई हैं खुफिया वो पब्लिक कर देगी या फिर इंतजार करेगी कहीं और से जाके पब्लिक हो? मैंने पहले भी कही थी, आप इस मामले को जितनी दफा आप पूछेंगे, मैंने कहा कि कौन सी खुफिया मुलाकातों की आप बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो बात अभी एक कुछ लीडर साहबान सब इकट्ठे हुए थे, वो एक दावत पे गए थे, वहाँ एक इम्पोर्टेंट इशू डिस्कस हुआ है, सारी जमातों के लोग गए थे, कोई एक जमात अकेले नहीं गई थी, सबने बैठ के डिस्कशन मिक्स हो रही है चीजें ना। एक मुलाकात तो वो थी जो पार्लिमानी रहनुमा गए थे, 16 सितंबर की मुलाकात थी। उसके अलावा सर जो खलवत में अलग से मुलाकात हो रही है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जरा मेरा जवाब पूरा करने दे, मेहरबानी करें। इससे पहले भी पार्लियामान के अंदर जब ये पुलवामा का मामला हुआ, जब इंडिया के साथ हमारा यहाँ एक ऐसा अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ जो बालाकोट के मकाम पर, उसके बाद भी मुलाकात हुई है, सारी जमातें बैठी हैं, हमारा सिक्योरिटी का इशू था, पार्लिमानी लीडर बैठे हैं, और ये हमारे जो इतने इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी के इशू होते हैं, सारे स्टेक होल्डर बैठते हैं, पाकिस्तान के लिए अगर कोई मुश्किलात हो उस पर बैठते हैं, बात करते हैं। ये तो ये कोई ऐसी बात मेरा ख्याल नहीं है जो हमने इस बात को हमने इतना ज्यादा हम सारी चीजों को उस पर चले गए।
मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, मैं अब भी कहता हूं, इस मुलाकात के अलावा ना मैं किसी खुफिया मुलाकात को जानता हूं, ना मुझे पता है, ना मैं किसी से वाकिफ हूं। लेकिन जो पहले पाकिस्तान के बेशुमार ऐसे खुफिया मुलाकातें रही ही नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के इशू में अगर 10 जमात के 6 सिक्योरिटी का मामला नहीं है ना, मुलाकात करता है, मैं यही तो कौन कहता है कि ये तो अर्ज कर रहा हूं सर। मैं मोहम्मद जुबैर साहब की मुलाकात की बात कर रहा हूं। ये एक मुलाकात सामने आई है मोहम्मद जुबैर साहब की, दीगर मुलाकातें भी हो सकती है, आने वाले दिनों में मजीद भी आ सकती है। मरीम नवाज साहब की मुलाकातें भी कुछ सामने आ सकती है। और ये जो आप बात करते हैं कौमी सलामती की, मैं जरा आपको सुनाता हूं, जो आप कौमी सलामती की बात करें, कौमी सलामती के मामले में बार बार, ये कौमी सलामती नहीं, ये जाती सलामती का मामला था। जरा डीजी ISPR ने कल इस पर बताया कि क्यों ये मुलाकाती, मैं आपको जरा वो सुनवा भी देता हूँ, आगे चल के जरा वो शॉर्ट रेडी होता है जब दोबारा से मैं सुनवा भी देता हूँ उन्होंने क्या कहा। पकड़ लिया नहीं आप पहले मैं उस मुलाकात का कह रहा हूँ जो मुलाकात कुछ पार्लिमानी लीडरों के साथ हुई है। नहीं वो तो डिस्कस हो गई, ये जाती मुलाकातों की बात हो रही है। मियां साहब ने भी जो आज बात की है वो भी जाती मुलाकातों की बात की है। आप पूछें सर, ये सुन लेना जरा, आपकी पार्टी कही है वो भी। मैं इसकी ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, मगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात के हवाले से मैं ये जरूर वाज़ेह कर दूं कि मोहम्मद जुबैर साहब ने 2 मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की। एक दफ़ा अगस्त के आखिरी हफ्ते में और दूसरी मरतबा 7 सितंबर को उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई, जिसमें DGI भी मौजूद थे। और दोनों मुलाकातें उनकी दरख्वास्त पर ही हुई और दोनों मुलाकातों में उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा के हवाले से ही बातचीत की। इन मुलाकातों में जो भी बातचीत हुई, आर्मी चीफ ने उन पर वाज़ेह कर दिया कि जो भी इनके लीगल मसाइल हैं वो पाकिस्तान की अदालतों में हल होंगे और जो सियासी मसाइल हैं उनका हल पार्लियामेंट में होगा। इन मामलात से फौज को दूर रखा जाए। मैं इस बारे में इससे ज़्यादा मजीद कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जी सर, ये कौमी सलामती वाली मुलाकात अलग थी, ये वो ज़ाती मामलात की बात हो रही है, अदालती केसेस की बात कर रहे हैं। मैं उन मुलाकातों की बात कर रहा हूं। मैं तो उन मुलाकातों की बात कर रहा था। अभी अब नई बात की है, जुबैर साहब रोज टीवी पे आते हैं, उनको आप लें, वो बता सकते हैं कि क्या मुलाकात थी, उस मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ है, वो बता सकते हैं। वो नहीं आ रही टीवी पे। और जुबैर साहब कोई अपनी जाती इंफरादी हैसियत में नहीं मिले, वो पार्टी कायद जो है मियां नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा के कहने पे मिले हैं। ये पूरी पार्टी का मसला, ये जुबैर साहब का कुछ जाती उनका इंफरादी मसला नहीं है सर। मैंने कहा फिर ये वही बता सकते हैं, ये बात पे वही जवाब दे सकते हैं, वो मिले तो उनको ही पता होगा। मुझे इस बात इस मुलाकात के बारे में कोई मालूमात नहीं। तो आप पार्टी में सवाल करेंगे इसका ना कि भाई ये क्यों मुलाकातें कर रहे हैं, हमें कुछ और कहते हैं, हमें कहते हैं इख्तियार कर रहे हैं, जाके वहां खुफिया मुलाकातें करते हैं, आप अपने अदालती केसेस के हवाले से रिलीफ मांगते हैं वहां जाके। ये पार्टी के मामलात हैं, पार्टी के मामलात में हमने क्या करना है ये हम उस वक्त देखेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी मुलाकात है, इन्फॉर्मेशन है, तो जरूर पार्टी के ऊपर डिस्कशन होती रहती है। लेकिन अगर जुबैर साहब मौजूद हैं, आप जब भी चाहें उनसे रोज रब्ता करें और वो खुद रिस्पॉन्ड करेंगे कि ये क्या मुलाकात थी। बहरहाल ये पूरी पार्टी का मसला है, मोहम्मद जुबैर साहब का जाती मसला नहीं। मैं दोबारा से रीआइट्रेट करूंगा इस मामले को। बहरहाल आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। पलवशा खान साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहब ने तो आज पाबंदी लगा दी है कि उनकी पार्टी का कोई भी रहनुमा या कारकुन जो है वो जाती हैसियत में, इनफरादी हैसियत में या पार्टी की सतह पर वो नहीं मिलेगा, ना किसी अस्करी क़यादत से मिलेगा, ना किसी खुफिया एजेंसी के नुमाइंदे के साथ मुलाकात करेगा। पाबंदी लग गई है। अगर मिलेंगे कौमी मुफाद के मामलात पर जाते हैं, पार्टी की क़यादत से इजाज़त लेकर जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी भी कोई ऐसा एलामिया जारी करने लगी, कोई ऐसी पाबंदी जारी करने लगी है, चूंकि ये मामला बड़ा आने वाले दिनों में डिस्कशन मजीद बढ़ेगी पाकिस्तान के अंदर। एलामिया हम जारी कर रहे हैं, ना हमें जारी करने की हाजत है, ना ज़रूरत है। अगर कोई आने वाले दिनों में किसी मुलाकात का भी कोई जिक्र आएगा, जरूर अगर की होगी तो ऑन करेंगे, और जो भी बात होगी उसका अगर वो ऐसी बात हुई जो बताने वाली हुई तो जरूर करेंगे। मुझे इस बात पर जो है मतलब ये कहते ना, कल जुबैर साहब ने इसको क्लैरिफाई किया है, आज वो नहीं है, आप बेहतर होता आप उन्हें ले लेते, लेकिन उन्होंने बड़ी क्लैरिफाई किया है कि लेकिन कल उन्होंने सब चैनल्स पे क्लैरिफाई किया इसको कि उनके अपने जाती मरासिम भी लोगों से हो सकते हैं। मतलब ये नहीं कि कोई अगर किसी पार्टी से ताल्लुक रखता है वो जाता है तो पार्टी को से गद्दारी करके आता है, या वो जाता है तो वो लीडर ने उसे कहा है कि आप क्लैरिफाई नहीं कर पाए ना पलवशा खान साहब, वो क्लैरिफाई नहीं कर पाए। लेट्स नॉट स्पेकुलेट। मैं सुना देता हूं जरा, ऑनरेबल मैन, मैं सुना, बिल्कुल हमारे लिए भी बहुत ऑनरेबल है। तो जरा सुन ले वो कल क्या बातें करते रहे कि कभी कहते हैं कि मुलाकात में बताया था, नहीं बताया था, वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तभी तो आज वो प्रोग्राम में नहीं आ रहे। जरा सुन ले आप ही। आपकी इस मुलाकात के बारे में ना मरियम बीबी को पता था, ना नवाज शरीफ साहब को पता था, ना शहबाज। मरियम नवाज से मेरी मुलाकातें होती रहती हैं। उनको पता था सर कि आप उनसे मिलने जा रहे हैं? नहीं, पहले नहीं पता था।
आपने पहली मुलाकात के बाद मरियम नवाज शरीफ साहब को बताया कि आप मिलकर आए? नहीं, मैंने नहीं बताया था। पहली मुलाकात से पहले नहीं पता था या दूसरी मुलाकात से पहले नहीं पता? दोनों मुलाकातों से पहले नहीं पता था। और दूसरी मुलाकात पहली मुलाकात में तय नहीं हुई थी, मगर आपने पहली मुलाकात के बाद नवाज शरीफ को नहीं बताया था, और दूसरी मुलाकात फिर आप करने गए, उसमें DGIS आए थे और फिर वो मुलाकात हो गई, उसके बाद भी नहीं बताया दोनों को? इसलिए नहीं बताया था कि उसमें कोई पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, पॉलिटिकल कोई एस्पेक्ट था ही नहीं कि मैं कहता कि जी वो ये कह रहे हैं। तो दोनों मुलाकातों के बाद आपने उनको बताया? बिकॉज आई डिडंट वांट अ पॉलिटिकल एस्पेक्ट और कॉनिटेशन टू दिस थिंग। सर पहली मुलाकात के बाद मरियम बीबी ने ये नहीं कहा आपको, जिस तरह आज उनकी पोजीशन कि आप उनसे ना मिला करें क्योंकि आर्मी चीफ से नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल उन्होंने ये कहा था। तो यानी कि आज मरियम नवाज शरीफ साहब को DGISPR के बीपर से पता चला है कि आप 2 दफा आर्मी चीफ से मिल चुके हैं? शायद बिकॉज पर्सनल मुलाकात थी मेरी, बिल्कुल। परवशा खान साहब, ये वजह है कि आज वो नहीं आ पाए किसी भी प्रोग्राम पे अपना डिफेंस देने के लिए। बहरहाल मैं जरा डिस्कशन को मजीद इससे आगे बढ़ाता हूँ, और वो ये है कि अब तो मेरे ख्याल से मियाँ साहब ने तो अपनी पार्टी की सतह पर तो एक पाबंदी लगाई है कि कोई मिलेगा तो इजाज़त से मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। लेकिन अब तो ये आपका जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक बनी अपोजिशन की 11 जमातों पर मुश्तमिल, अब तो वो रहबर कमेटी के लेवल पे भी कल हाफिज अब्दुल्ला साहब कह रहे थे अब यहाँ से इजाज़त लेनी पड़ेगी, रहबर कमेटी को एतमाद में लेके कोई भी मुलाकात करनी पड़ेगी आइंदा। तो ज़रा वो भी सुनने ज़रा। अगर रहबर कमेटी को अंधेरे में रख कर फिर इस किस्म की चीज़ें होती हैं, फिर मेरे ख्याल में एतमाद भी ख़त्म हो जाता है और फुकदान, एतमाद का फुकदान होगा, इंतशार और अफरा तफरी बदएतमादी पैदा होगी। 20 सितंबर के बाद जो कुछ भी होगा वो पार्लियामेंट के अंदर होगा या पार्लियामेंट के बाहर होगा या रोडों पे होगा या ड्राइंग रूम में होगा, जो भी मुशावरत होगी जिससे भी होगी वो रहबर कमेटी की मंजूरी से होगी। यानी अब ये परवशा खान साहब टेयर्स आ गए हैं, पहले पार्टी के अंदर बताएंगे फिर रहबर कमेटी को भी आगाह करेंगे कि हमको क्या मुलाकात करने जा रहे हैं, किससे मुलाकात करने जा रहे हैं, खुफिया है या एलानिया है। चलें जी, जरूर कर देंगे, अगर हो सका तो कर देंगे। अब मैं समझती हूँ इससे ज्यादा जो है ना इस पर जो डायलेट करना है, उसका मकसद ये कि हम इस पर ये जो इत्तेहाद बना है, अलायंस बना है, इसको कोई फर्क पड़ेगा? मैं नहीं समझती समर कि इसको फर्क पड़ेगा। ये कल आप ये इशू डिस्कस भी नहीं कर रहे होंगे, आई कैन टेल यू। इसकी शेल्फ लाइफ ये 24 घंटे थी और हो गई है। अभी तो शेख साहब ने जाके मजीद इंकशाफात करने, लाहौर में, मुल्तान में, कराची में जाके वो कह रहे हैं मैंने 4 मुलाकातें मजीद फोड़नी है। ओ भाई, वो जाके जहां मर्जी कर दें इंकशाफ, क्या फर्क पड़ता है? आप मुझे बताएं, क्या पता अगला इंकशाफ आपके किसी पार्टी रहनुमा से मुतल्लिक हो। मैं उनको इतना यहाँ अपना प्रोग्राम का कीमती वक्त जाया कर रहे हैं, वो जो मर्जी करें, बताएं ना बताएं, क्या बताएंगे? कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिला या कोई चीफ DGISI से मिला? बात तो तब बनती है कहें कि जाके रॉ के किसी बंदे से मिला, जाके मोसाद के किसी बंदे से मिला, KGB से मिला। क्या बातें कर रहे हैं? नहीं, ये देखेंगे, बिल्कुल है, बिल्कुल रेलेवेंट है। आप APC के लेवल पे, आप APC के प्लेटफॉर्म से एलामिया जारी करते हैं, करारदाद जारी करते हैं, जिसमें बार बार 7 जगहों पे आप लिखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, फौज के साथ बातचीत नहीं होनी चाहिए। यहाँ आके आप कह रही मुलाकातें हों, तो क्या गलत है इसमें? तो बिल्कुल जवाब दूंगी। आपकी स्पीड बोलने की मेरे से बहुत तेज है, तो जितनी देर में मैं कुछ कहती हूँ आप मेरे पे 10 सवाल दाग चुके होते हैं। आप बमबारी ना करें, मेरी बात सुने। बात यह है कि जहां तक जो हमारा अलायंस है और जो ये एक इत्तेहाद बना है, इसके मकासद है, हाँ, इस पर बिल्कुल भी 1 इंच कोई पीछे नहीं हटेगा। ये बिल्कुल तयशुदा बात है कि अब जो कुछ भी होगा वो ज्वाइंटली होगा, और या तख्त होगा या तख्त, इससे पीछे हम चाहे भी तो नहीं हट सकते। ना जावेद अब्बासी साहब की पार्टी हट सकती है, ना मेरी पार्टी हट सकती है, और ना कोई और सिग्नेटरी हट सकता है। और जो हटेगा या जो हटने की कोशिश करेगा वो अपने जो है उस पर सियासी मौत पर दस्तखत करेगा। लिहाजा मैं समझती हूँ कि जहां तक ये आप बात करें, बिल्कुल देयर विल बी नो डीलिंग्स, और मेरा नहीं ख्याल इस मौके पर ऐसी कोई बात है। अब हमने अपना एक स्केड्यूल दिया हुआ है, अब बात होगी रहबर कमेटी की आगे किस तरीके से एहतजाज को बढ़ाना है, पार्लियामेंट के अंदर क्या करना है, अदम एतमाद पे क्या करना है, बाहर क्या करना है, ये बात हो। लिहाजा अब इस पर जो है ये मीटिंग्स पर जो है जिसने की जिसने नहीं की, मैं आपको ये भी कहूंगी आगे जिसका दिल होगा वो करेगा। कोई ये इन बातों से कोई वो नहीं है, और जिसके ताल्लुकात हैं। तो ये जो मियां नवाज शरीफ साहब ने आज ट्वीट करके गलत कर दिया, इसका मतलब है फिर नहीं उन्हें ये करना चाहिए था, अगर ये इतना कोई गलत काम नहीं है।
कि एक आदमी के हाथ में, अगर जुबैर साहब, मैं अगर आपकी ये मान भी लूं कि वो कोई रिलीफ मांगने गए, किसी एक आदमी के हाथ में ये बात नहीं होती कि वो वहां जाए और रिलीफ लेकर आ जाए और पूरी पार्टी को रिलीफ मिल जाए। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। ऐसे नेगोशिएशन नहीं होती। आप पूछें, आपके साथ बैठे हुए हुमायूं अख्तर साहब, जावेद अब्बासी साहब, इस तरह थोड़ी होता है। और जब अगर कोई पॉलिटिकल वर्कर जाता है और उसको अपने कोई उसका कायद किसी मुश्किल में फंसा, हो सकता है उन्होंने कह दिया हो, आई मीन दैट इज हिज एफिलिएशन। ये आम सी बात है। आदमी के मिलने से कह जाती, एक आदमी के मिलने से ऐसा नहीं होता कि जलजले तूफान आ जाए और थम जाए। कायद के लिए जाके आर्मी से रिलीफ मांगना आपके लिए नजदीक, ये बहुत आम सी बात है। पीपल्स पार्टी की आप डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है। समर, आप किस दुनिया में रहते हैं? मैं किस टिम्बकटू की बातें शुरू कर दूं? हकायक पे बात कर रहे हैं कि वो मिले नहीं, फिर बताएं मिलने में क्या हाल है? रिलीफ कौन दे सकता है 1 मिनट में? और किसी के मांगने से, मैं आपको कह रही हूँ कि कोई दे सकता है? एक शख्स के मांगने से पूरी पार्टी को रिलीफ मिलता है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एक शख्स के, या एक शख्स के किसी और पार्टी के जाने से पूरे कायद को उसकी, ऐसे थोड़ी होता है। इज दिस हाउ थिंग्स वर्क? मतलब मैं तो आपको हकायक पे मबनी बात कर रही हूँ। आप चाहें तो मैं आपको एक और कहानी तोता मैना। चले मुझे फिर ये बता दें सिंपली, फिर मियां साहब ने ट्वीट करके गलत किया, नहीं उन्हें ट्वीट करना चाहिए था, ये आप कह रही है कि बड़ी आम सी बात है, कोई इतनी खास बात नहीं थी, हवा दी उन्होंने। वो है ना, उनका प्रोग्रेटिव है, वो अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं आपसे हकायक पे बात कर रही हूँ, लेकिन ये वो उनसे पूछ रहे हैं, आपकी ट्वीट पे राय मांग रहा हूँ आपकी। जी, वो समझते हैं उनके पार्टी के अंदर अगर ये नहीं मुनासिब तो वो उन्होंने अपने हिसाब से बात की। हमारी पार्टी में ऐसा कोई सोच है, लेकिन हम जहां तक अलायंस की बात है उसकी एक एक शिक पे कायम। ठीक है हुमायूं अख्तर खान साहब, वाकई में ये कोई बहुत ही आम सी बात है, कोई इतनी खास बात नहीं है, ये काबिल जिक्र बात नहीं है कि किसी पार्टी की क़यादत मुश्किल में है और वो अदालतों में केसेस चल रहे हैं, लेकिन जाके वो आर्मी चीफ से रिलीफ मांगते हैं कि आप इन केसेस पे हमारी मदद करें, तो आर्मी चीफ आगे से जवाब देते हैं कि ये मेरा कोई काम नहीं है अदालती मामलात में दखल अंदाजी करना, ये अदालती केसेस, आप वहाँ जाके डिफेंड करें इनको। तो ये आम सी बात है जिस तरह से इसको डाउन प्ले किया जा रहा है, या ये वाकई में बड़ा सेंसिटिव मामला है? मैं एक दो बातें करूंगा। जो ऑफिशियली ISPR का बयान आया है उसमें जुबैर साहब का 2 मीटिंग्स का कहा गया है। ये कहा गया है कि नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहिबा का उसमें एजेंडे में था, और आर्मी चीफ का रिस्पॉन्स बताया गया कि उन्होंने कहा कि लीगल मामला अदालतें तय करेंगी और सियासी मामला पार्लियामेंट। इसका मतलब है कि रिलीफ मांगी गई है। बिल्कुल क्लियर है ना जी। दूसरा जी, आपने पाबंदी की बात की। देखिए, मैं साल से देख रहा हूँ पाबंदियां लगती हैं बवक्त ज़रूरत वो खत्म हो जाती हैं। I mean, आपको याद है नवाज शरीफ साहब ने 1993 में कहा था मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लूंगा। उसके बाद 97 आया, आपने देखा क्या हुआ। उसके बाद जितने इलेक्शन हुए, 2013 का इलेक्शन आपने देखा, वो आसिफ जरदारी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने कहा था कि ये रिटर्निंग ऑफिसर्स का इलेक्शन था। तो ये जो पाबंदियां होती हैं इनके कोई माने नहीं होते। अब ये पाबंदी, आपका ख्याल है कि मोहम्मद जुबैर आर्मी चीफ के पास गया है और इनकी टॉप क़यादत को मालूम नहीं था? आई मीन, कैन यू बिलीव दैट? जबकि ISPR का बयान आपके सामने है, और उसके बाद हमने APC में देखा कि सारी पार्टियां इकट्ठे होके बात कर रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बहुत दूर रहना चाहिए, और ये स्टेट अबव स्टेट है, स्टेट विद इन स्टेट है। स्टेट तो आपने खुद बनाया हुआ है। डिस्कशन तो है ये मायूस साहब, डिस्कशन का नुक्ता तो मेरा है ये है कि एक तरफ आप APC करके उन्हें बुरा कहते हैं, तो मैं APC की बात कर लूं 2 मिनट अगर आपकी इजाजत हो। देखिए, APC के दौरान मौलाना साहब ने इस्तीफे मांगे अक्रॉस द बोर्ड, दोनों बड़ी पार्टियों ने। दोनों बड़ी पार्टियां इस पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है। नवाज शरीफ साहब भी चले, उनके पास हुकूमत नहीं है, बट एक उनकी पंजाब में नुमाइंदगी है, उनकी वफाक में नुमाइंदगी है, उनकी सेनेट में वो गिव अप नहीं करना चाहते। उसके दौरान एक तनाजा पैदा हो गया कि मौलाना साहब की तकरीर पता नहीं क्या फोपा हुआ कि वो लाइव नशर नहीं हो सकी। आज ये तनाजा है कि राबर कमेटी की सरबराही कौन करेगा, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि APC जो है ये दिसंबर में 3 महीने आगे का टारगेट दे दिया है, नवंबर दिसंबर, और जनवरी में निकलेगी और पूरी पाकिस्तान में वो तहलका मचा देगी। ये APC आप जनवरी में हमसे बात कर रहे होंगे, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, इस पर हमें ब्रेक के बाद आएंगे। और परवशा खान साहब कह रही थी कि एक नुक्ते पर जो APC के अंदर तय पाया उसके एक नुक्ते पर कायम है, लेकिन कुछ नुकात ऐसे हैं कि जहां हमें अब डिवीजन नजर आ रही है।
जहां अब अपोजिशन के लिए चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपको पाकिस्तान टुनाइट में फिर से खुशामदीद कहेंगे और अपोजिशन के लिए चैलेंजेस आने वाले दिनों में मजीद बढ़ रहे हैं। ब्रेक से पहले बात की पलवशा खान साहिबा ने कि एक एक नुक्ते पर जो APC के एलामिया था उसके एक एक नुक्ते पर करारदाद की एक एक नुक्ते पर कायम है, लेकिन कुछ नुकात पे अब इनहराफ नज़र आ रहा है। और उसमें मैं आपको याद कराऊँ नाज़रीन, एक तो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की जो करारदाद थी उसमें जो करारदाद नंबर 13 थी उसमें एक बड़ा वाज़े लिखा गया था कि आज के बाद रबर स्टैंप पार्लियामेंट से अपोजिशन कोई ताउन नहीं करेगी। लेकिन अब ताउन के लिए बिल्कुल गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया गया। ये डॉन अखबार की खबर है। कल कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में नैब सेकंड अमेंडमेंट बिल जो है वो पेश किया गया और इस कायमा कमेटी में कोट किया गया मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, जिन्होंने ये कहा कि ही हैड नो ऑब्जेक्शन इफ द बिल वाज पास्ड। और नवीद कमर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि अपोजिशन वाज रेडी टू पास द बिल एज इट इज। इस बिल को बिल्कुल एज इट इज पास करने के लिए अपोजिशन तैयार है। ये क्या हो रहा है सेनेटर जावेद अब्बासी साहब? एक तरफ आप बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन साथ ही साथ अगले दिन आप जो है वो मुनहरिफ हो जाते हैं उन बातों से। देखें, मैं किसी बात से मुनहरिफ हुआ तो आपने बड़ा स्ट्रांग लफ्ज इस्तेमाल किया है। पार्लियामान के अंदर कानून साजी पहले भी होती रही है, ज़ाहिर है पार्लियामान है, इसके अंदर आइंदा भी होती रहेगी। अब कुछ शायद ऐसे बिल हों जिन पे कंसेंसस हो जाए अपोजिशन का कि हम साथ ना दे, तो मैं उसके बारे में अभी कह नहीं सकता। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसी अमेंडमेंट आए जिसके बारे में वो कह सके कि हम साथ देता। आज भी हमारी कमेटीज की मीटिंग हुई है, मैं खुद अब मीटिंग की है, कल भी मीटिंग हुई है, उस पर सारी जमातें बैठ के उस बिल के ऊपर डिस्कशन हुआ है। तो कोई ऐसी मैं नहीं समझता कि कोई बाइंडिंग अभी तक लगाई गई है पार्लियामान के कि अपनी जमातों ने अपने लोगों सर, ये मैंने तो नहीं कहा था, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये APC के फैसले थे ना, ये APC का फैसला था कि आज के बाद यानी इतवार के बाद सोमवार से ही आपके फैसला शुरू होना था इस पे अमल दरामद कि रबर स्टैंप पार्लियामेंट से अपोजिशन कोई ताउन नहीं करेगी। आपकी APC की करारदाद की जो उसमें देखने में उसकी मुझे उसकी तशरीह करने देना। जी कुछ बिल हैं जो प्राइवेट मेंबर के बिल होते हैं, कुछ बिल हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में होते हैं, कुछ बिल हैं जो गवर्नमेंट के बिल होते हैं। एन मुमकिन है कि उन्होंने ये अब इसकी जस्टिफिकेशन दें या बात इसकी वाज़ेह हो जाएगी कुछ दिनों में कि कौन से बिल्स के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई है। मेरे नॉलेज में ऐसी कोई अभी तक पाबंदी ऐसी पार्लियामेंट सर पार्लियामेंट के अंदर तो हर तरह के बिल पे पाबंदी है ना। फिर वहां पे जब पार्लियामेंट की बात हो रही है तो पार्लियामेंट में कायमा कमेटियां, कौमी असेंबली, सेनेट तमाम की तमाम आ जाती हैं कि वहां पे ताउन अपोजिशन नहीं करेगी। मुकम्मल अदम ताउन की बात थी। नहीं, वो तो अगर नहीं करेगी तो क्या पार्लियामेंट ने कोई काम तो करना ही है ना अपना। उस पार्लियामेंट का सबसे आप अपनी क़यादत से पूछें जिन्होंने ये APC पास की है, वहां पे करारदाद पास की है। मैंने कहा कि आप इसको एक ले रहे हैं ना, उनका शायद मकसद जिस तरह पैटेफ के बिल में हम हमायत नहीं कर सके हुकूमत के बिलों की, या हुकूमत के कई और बिल हैं जिसमें शायद अपोजिशन हमायत नहीं करेगी, जो समझेगी कि हुकूमत लेके आई है। लेकिन जो बाकी बिल्स हैं, जो प्राइवेट बिल्स हैं, जो बाकी बिल आ रहे हैं, जो प्राइवेट मेंबर डे पे आ रहे हैं, मेरा ख्याल है उस पर डिस्कशन जरूर होगी और कोई ऐसी बात लेजिस्लेशन भी होगी जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में होगी, स्टेट के इंटरेस्ट में भी होगी, उस पर भी मुझे लगता है कि जरूर बात होगी और ये बातें आगे चलेंगी। ठीक है। बहरहाल पलवशा खान साहब, फिर ये एक एक नुक्ते पे कारबंद रहने वाला दावा तो फिर दुरुस्त साबित ना हुआ ना? नहीं, मैं आपकी ख्वाहिश होगी लेकिन बिल्कुल नहीं है, मैं तो निशानदेही कर रहा हूँ एक चीज की ना। इस वक्त ये कहना कि जी चले ठीक है, मान लिया कि APC कोई चीज ही नहीं है, तो ये बता दे काबीना में क्यों इतना इसका तस्करा था, काबीना में क्यों रोना धोना पड़ा हुआ था? कुछ नहीं है तो बस कुछ नहीं है तो रहने दें। क्यों इनके तर्जुमान निकल निकल के जो है वो परेशान हुए फिरते हैं और ढूंढते फिरते हैं कहाँ टूटेंगे कहाँ? कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है। और जो फैसला किया अपनी बसात के मुताबिक हम कोशिश करेंगे। बाकी अवाम पाकिस्तान के हैं, वो अगर आएंगे तो साथ खड़े हो जाएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। भाई आपने तो ये भी कहा था कि हम किसी की तकरीर जो है वो नहीं चलने देंगे, पैम्बरा से हम इस पे मना नहीं करेंगे। आप बताइए फिर तमाम TV चैनल से इसको इमरान खान साहब ने थोड़े बाद में अलाउ कर लें तो ये बातें कहानियां किसी और को ये सुनाए, इनसे कोई पूछता नहीं। उनके कब्जे में CDA से आगे पाकिस्तान की जितनी बहादुर शाह जफर के हाथ में थी ना हुकूमत,
उससे भी थोड़ी कम है। तो आप पता है बाद में फिर शिबली फराज क्यों रो रहे थे कि ये इदारे इसका नोटिस लें। सबसे पहली कामयाबी ये है कि जो चाहा, जिसने चाहा वो उसने कहा, अवाम तक लोगों के लीडरों की आवाज पहुंची जिसको ये दबाना चाहते थे। सबसे पहली कामयाबी है कि जो खौफ की फिजा है वो टूटी। और आप एक और बात याद करें समर, कि जब 2014 का धरना था तो जब खान साहब कॉल आई थी चीफ उस वक्त के जाहिल शरीफ साहब की, ये कंटेनर से इन्होंने छलांग नहीं मारी, ये कैसे भागे गए थे, कैसे हंसते 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 गए थे, पूरी दुनिया ने देखा था, पूरी कौम को याद है। वो इनका अपना मुशर्रफ साहब का सीटें मुझसे मांगी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, वो किसका मफाद था? कौन सा ऐसा फोरम है फॉक्स न्यूज से लेके ईरान से लेके आपकी अदालत रजत शर्मा की भारतीय सरजमीन पर इन्होंने इदारों के खिलाफ बात ना चलाए ना आप। बहरहाल बिल्कुल रिकॉर्ड पे चीजें मौजूद है, बिल्कुल सारी चीजें रिकॉर्ड पे है, वो तो चीजें सारी रिकॉर्ड पे मौजूद है ना। खान साहब ने मुलाकातें की, बिल्कुल खान साहब ने मुलाकातें की हैं। अब आप ये तो नहीं कह रहे कि वो मुलाकातें की थी वो दुरुस्त था तो हम कर रहे हैं ये भी दुरुस्त है, इक्वेट तो नहीं बात हो रही है। वो क्यों खलबली मची हुई है इनके पास? अगर कोई इतनी हकीर चीज है, बेतौकीर चीज है, सब कुछ खत्म हो गया तो बस इट शुड नॉट इवन बी डिस्कस्ड। वो तो कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। आज शेख साहब ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा है, आज परवशा खान साहबा शेख साहब ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा है, उन्होंने चैलेंज दिया आपको, हुकूमती वज़ीर आपको चैलेंज दे रहे हैं कि दें इस्तीफे, आप इज्तिमाई इस्तीफे दें। आज शेख साहब ने चैलेंज दिया आपको कि दें इज्तिमाई इस्तीफे। जरा सुन ले, जरा सुन ले, जरा शेख साहब का चैलेंज सुन ले। बात नहीं करने दे रहे ना, ये वो है जो इस्तीफे दे के भी तनख्वाहें नहीं दे रहे। आप भूल गए, ये तो इस्तीफे दे के तनख्वाहें तक नहीं छोड़ी इन्होंने। जब देना होगा देंगे, ये हमारी स्ट्रेटेजी है। अब ये इकट्ठा डिसाइड होगा, ये जो मर्जी कहें, ये जाके कश्मीर फतह करें, इनके कहने से कौन इस्तीफे देता है? इनके कहने से पेम्बरा इनकी बात नहीं सुनता। आप क्या बातें कर रहे हैं? वो हिकमत अमली की बात कर रहे हैं, वो हिकमत अमली की बात करें, जरा सुन ले हिकमत अमली है क्या, जरा सुन ले आप भी। आप किस मुंह से कौम को कॉल देंगे? दें असम्बलियों से इस्तीफा, हम नए इलेक्शन कराएंगे। कल देते हैं, आज कराएं, कौम तैयार है, नए उम्मीदवार तैयार हैं। आप बिस्मिल्लाह तो करें। ना इस्तीफा देंगे, ना धरना देंगे, ना आदम एतमाद लाएंगे। ये इस्तीफे भी कहीं हलक में अटक ना जाए, जिस तरह पीटीआई के इस्तीफे अटक गए थे। वो कह रहे हैं कि दें इस्तीफे, यहाँ तो उम्मीदवार तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। कौन है भाई जिनकी बातें आप चला रहे हैं? अगर इतनी हकीर चीज है तो वो इस पर तकरीर ही क्यों फरमा रहे हैं? वो कोई रेलवे पे बात कर लें, वो उन लोगों पे बात करें जो जल के मरे हैं, वो उन हादसों पे बात करें वो जो उनकी वॉच में हुए हैं। वो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था आप इस्तीफा दें, वो पहले अपना इस्तीफा दे दें। बात यह है कि अगर कोई चीज ही नहीं है तो शेख साहब को क्यों रोड उठ रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। आराम से बैठे सब, कुछ भी नहीं होगा, इकट्ठे नहीं होंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, चले नहीं देंगे, आपका तो भला ही होगा ना। आपको बेचैनी किस बात की? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। बेचैनी से ही अंदाजा होता है कि किस कदर खौफ है। आप ये देख लीजिए कि शेख साहब को एक एजेंडा दिया गया है वजीर आजम हाउस से कि अब आपने ये करना है, और ये बौखलाहट की आखिरी निशानी है सबर, ये आप भी जानते हैं। ठीक, यानी आप कह रही प्राइम मिनिस्टर के कहने पे शेख साहब कर रहे हैं, खुद से नहीं कर रहे। अब आपने खुद ये बता दिया कि खुरा कहाँ जाके मिल रहा है। अच्छा हुमायूं, ठीक है हुमायूं खान साहब, ये जो कॉन्फिडेंस है कि आए इस्तीफे लेके आए, इस्तीफे दे दें या आपकी तहरीक किसी सूरत कामयाब नहीं होगी, ये इतना ज़्यादा जो आपका है कि ये तहरीक जो है इसे ये नाकाम बनेगी, तो यही जो बातें हो रही हैं यही जो है अवामी मसाइल हल करके आप इस तहरीक को नाकाम बना सकते हैं कि जो बिजली है वो सस्ती कर दी जाए, बेरोज़गारी ख़त्म की जाए, महंगाई ख़त्म की जाए। यानी अब आपके दौरे हुकूमत में हिकमत अमली ये है मार्केट में चीज़ें वाफर मकदार में अवेलेबल करने के लिए कि उनकी कीमतें बढ़ा दें। जिस तरह से पेट्रोल शॉर्ट होता है, कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, पेट्रोल आम मिलना शुरू हो जाता है, अद्वियात गायब होती हैं, अद्वियात की कीमत बढ़ा के अवाम तक उनकी रज़ाई जो है मुमकिन बनाई जाती है। तो ये चीज़ें ठीक कर दें तो तहरीक वैसे ही नाकाम हो जाएगी। जी मायूं साहब, मैं दो तीन बातों का जवाब दे दूं। ये जो लाइव एयर हुई है लीडरान की तकारीर, इसमें समा मौलाना फजल रहमान की रह गई, आई थिंक ये ब्रिलियंट मूव थी। एक तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद इंटरवीन किया, कुछ लोगों का ख्याल था कि इसको दबाया जाए क्योंकि ये कॉन्विक्ट हैं, लेकिन आपने देखा है कि उसके बाद कितना रफड़ मचा है। मेरे ख्याल तमाम APC जीरो हो गई है कि इस तकरीर के नतीजे में जो 2-3-4 दिन से टोटली डिफेंसिव पे है। और बेचैनी मुझे ज्यादा हुकूमत में तो
किसी सूरत में नजर नहीं आ रही। मुझे अपोजिशन में इस वक्त बहुत बेचैनी नजर आ रही है। जिक्र हुआ कि जब धरना हुआ और धरने को खत्म करने के लिए आर्मी ने इंटरवीन किया, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि आर्मी चीफ ने जो सलूशन पेश किया था वो इमरान खान साहब ने रिजेक्ट कर दिया था उस पर, और धरना उसके बाद जारी रहा था। ये चीज जरा हमें जहन में रखनी चाहिए। बात थोड़ा सा इसमें एक चीज और भी ऐड कर दूं मैं मायूस साहब, इसमें एक चीज और भी ऐड कर दूं, मुकम्मल कर दूं, फिर आप सवाल अगला कर नहीं, मैं इसी में ऐड करूं जो आप आर्मी चीफ की बात कर रहे हैं वो समर, वो आप मेरी लाइन ऑफ थॉट चलें, आप कंटिन्यू करें। देखिए, इधर बात ऐसे एपीसी में बात इस तरह हुई कि जैसे आर्मी को बहुत ही अनपॉपुलर इदारा है, खुदा न खास्ता हिंदुस्तान की आर्मी है। मैं आपको गारंटी करता हूं, हालांकि वो एक पॉलिटिकल इदारा नहीं है, लेकिन आप माजी के जितने भी सर्वेज हैं, कल सर्वे करा के देख लें 3-4 इदारों का, कि एक बतौर इदारा जो पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर इदारा है वो आर्मी है, क्योंकि वो कुर्बानियां देती हैं, वो क्योंकि हर पाकिस्तान के मुश्किल के वक्त वो अवेलेबल होती है। उसमें इतनी अफसरान की जवान छोड़ अफसरान की इसमें तो कोई बहस ही नहीं है। बिल्कुल, पीएमए में स्पेशल कोर्सेज शुरू हो गए हैं। अब आर्मी को इस तरह कंट्रोवर्शियल मत बनाएं, इस इदारे को, इसमें तो कोई बहस ही नहीं है सर। इदारा है जो कि नाले भी साफ करता है जाके, जो कि लोकस का भी इलाज करता है, जो कि कोरोना में भी गवर्नमेंट की मदद कर रहा है। और हम अभी स्टेटमेंट में 2 हफ्ते पहले हमने नुमाइंदे भेजे होते हैं और उसके बाद हम जॉइंट स्टेटमेंट में कह देते हैं कि जी इससे हमें दूर रहना चाहिए। हम आर्मी के, देखिए, हम बिल्कुल यकीन रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में, लेकिन हम आर्मी से झगड़े नहीं करते, हम आर्मी को दुनिया में बदनाम नहीं करते, हम आर्मी के साथ चलते हैं। वो इस मुल्क का अदारा है, इस मुल्क के टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, इसलिए हमें जहां जरूरत होगी, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत हो, चाहे वो डिजास्टर कंट्रोल की हो, चाहे हमें उनसे नाले साफ कराने हो सिंध में जाके, चाहे सर वो कंट्रोवर्शियल तो आपने किसी हद तक गवर्नमेंट भी बना देती है, उन्हें सियासत में घसीट देती है। जब आप कहते हैं कि आर्मी हमारे साथ है, जब आप वो कंट्रोवर्शियल तो आप भी हुकूमत भी बनाती है कहीं जाके, जब आप कहते हैं कि फौज हुकूमत के साथ खड़ी, तहरीक इंसाफ के एजेंडे के साथ खड़ी। हालांकि फौज का जो किरदार है, बाजवा साहब ने अब भी वाजे किया है पार्लिमानी लीडर्स को भी कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, वो नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, तहरीक इंसाफ की हो, वो गवर्नमेंट ऑफ द डे के साथ खड़े होते हैं। जब जनरल राहील शरीफ साहब ने बुलाया था मुलाकात के लिए इमरान खान साहब को और तारिक कादरी साहब को, तो वो मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद रिक्वेस्ट की थी आर्मी चीफ से कि आप इस पे मीडिएट करें। खुद से उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया था, वो गवर्नमेंट ऑफ द डे के साथ खड़े थे धरनों के अंदर भी, वो गवर्नमेंट ऑफ द डे के साथ खड़े थे, पार्टी के साथ खड़े नहीं होते वो। तो अभी आप भी मुतनाज़ बनाते हैं इसे। जी, आपने फैक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर दी है। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, अभी बयानिया आया है जॉइंट स्टेटमेंट के एस्टेब्लिशमेंट को किसी सूरत में सियासत में और कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और बतौर वजीर आजम वो जनरल राहील शरीफ को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप बीच में आके इसकी रिकंसिलिएशन कराएं। आई रेस्ट माय केस। सही है, पर बात तो ठीक है, लेकिन यह है कि खुद जब मतलब होता है तो फौज को बीच में घसीट लिया जाता है, जब मतलब नहीं होता, जब कोई उम्मीद वहां से नहीं, मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू में बिल्कुल यही कहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके प्रोग्राम के शुरू में मैंने यही कहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये सिलसिला जो है तनकीद का, जावेद भाई साहब, ये थमेगा आने वाले दिनों में जाके, यानी कि जो मियां साहब ने एक फौरन से पूरा महाज खोल दिया था, उसके बाद अपनी मुलाकातें निकल आई, तो अब ये सिलसिला फिर खत्म होगा और आप फोकस अपनी तहरीक पे करेंगे बजाय इदारों को बीच में घसीटने के। अवामी इश्यूज है उन पे बात करें। देखिए, मैं जो मियां साहब ने बात की है, हमने कभी भी नहीं कहा और नाम कहते हैं, और जिस तरह उन्होंने फौज के बारे में कहा, इस पर दुनिया कोई राय नहीं है कि फौज पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, दे रही है, उनकी बड़ी इज्जत है, उनकी इज्जत रहनी चाहिए। और हम सब कहते हैं कि हमारा अदारा है, कोई किससे इनकारी किया गया। हम कहते हैं कि ना गवर्नमेंट या अपोजिशन दोनों में से कोई क्लेम ना करे, दोनों उनको किसी सियासी रोल में ना रखे। उनका जो अपना काम है, उनको काम वो करते हैं, उन्हें कर रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, आज भी बॉर्डर पे उनके शहीद हो रहे हैं। तो हम सबको मिलकर कोई ऐसी माहौल पैदा नहीं करनी चाहिए जिसमें कंट्रोवर्सी और सवालात उठे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। यकीनी तौर पर अपोजिशन को हुकूमत की नाकामियों की निशानदेही जरूर करनी चाहिए, उसी भी अपनी तहरीक को बेस करना चाहिए, ना कि इदारों को उसमें घसीटा जाए। आज की शो में इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।